हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नक्षत्रों का हमारे जीवन में किस तरीके से बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे हमारी शादी डिले हो सकती है या शादियां टूटती भी हैं। ग्रहों के बारे में अक्सर सभी को जानकारी रहती है, जैसे मंगल लड़ाई करवाता है, शनि डिले करवाता है, राहु केतु में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लेकिन जो भी बिगनर्स होता है, जो स्टार्ट कर रहा होता है एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, उसको नक्षत्रों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो हम लोग उन्हीं नक्षत्रों के बारे में आज जानेंगे। 5 नक्षत्र ऐसे मैंने ले रखे हैं जो हमारी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि अगर आपका जन्म ही सिर्फ इन नक्षत्रों में हो जाए, या आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है, जो शादी को, पार्टनर को डिनोट करता है, आपके स्पाउस को डिनोट करता है, वो ग्रह इन नक्षत्रों में पहुंच जाए, तो शादियों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज हम लोग नक्षत्रों के ऊपर बात करेंगे। नक्षत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई थी ना, तो नक्षत्रों पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अभी क्या है कि नक्षत्रों के वो क्लासिकल टेक्स्ट खो चुके हैं, जिनमें नक्षत्रों की बहुत गूढ़ विद्या थी। ठीक है, जो भी हमारे पास नॉलेज है या जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास नॉलेज है, वो थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है, स्पेशली नक्षत्रों के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज पिछले ज़माने में क्या होता था कि नक्षत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। ग्रहों में अगर प्रेडिक्शन दिया जाए तो वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन नक्षत्रों के प्रेडिक्शन एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट होते थे। ठीक है, तो इसलिए नक्षत्रों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी का पढ़ने का स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, वो नक्षत्रों को बहुत लेट में पढ़ते हैं। लगभग सभी ऐसा करता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है नक्षत्र। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आपको नक्षत्र नहीं आते, तो आप आधी एस्ट्रोलॉजी तो ऐसे ही मिस कर रहे हो। तो आपको नक्षत्र आने बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई, ताकि आपको टू द पॉइंट प्रेडिक्शन पता चल जाए कि अगर ये जो मैंने डिफरेंट नक्षत्र लिख रखे हैं, इसमें आपका कोई प्लैनेट है, तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली तो ये, जब भी मैं नक्षत्र की बात करूँ, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि मैं जन्म नक्षत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है? जन्म नक्षत्र कौन-सा होता है? जन्म नक्षत्र वो होता है जहाँ पे आपका चंद्रमा है। ठीक है? आपको बहुत ईज़िली पता चल जाएगा। आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, चाहे एस्ट्रो से जो ज्योतिष ऐप हो, कोई भी किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी ऐप, वहाँ पे आप देखिए कि आपका चंद्रमा कितने राशि में, कितने डिग्रीज़ पे है, और उसके सामने लिखा रहता है कि आपका नक्षत्र कौन-सा है। जो भी चंद्रमा के आगे नक्षत्र लिखा होगा, या अलग से कहीं पे बर्थ नक्षत्र, जन्म नक्षत्र लिखा होगा, वो ही आपको कंसीडर करना है। तो पहला आपको ये कंसीडर करना है कि आपका मून का नक्षत्र कौन-सा है, या जन्म नक्षत्र कौन-सा है, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है? दूसरा आपको ये कंसीडर करना होगा कि जो आपकी कुंडली होती है, आप सभी को पता है कि इसमें शादी कहाँ से देखते हैं, या जो भी आपका होने वाला पार्टनर है वो कहाँ से देखते हैं, 7th हाउस से देखते हैं। ठीक है? तो ये हमारा 7th हाउस है। इसका जो भी स्वामी होगा, हर किसी की कुंडली में अलग-अलग हो सकता है। तो इसका जो भी स्वामी होगा, वो कहीं पे बैठा होगा। उसका भी नक्षत्र होता है, हर ग्रह के अपने नक्षत्र होंगे, तो वो जिस नक्षत्र में बैठा होगा, उनमें से अगर कोई ये वाले नक्षत्र आ जाते हैं, तो भी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बार छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लड़ाई हो गई, सास-ससुर से लड़ाई हो गई, देवर से नहीं बन रही है, जेठ से नहीं बन रही है, अपने पति से नहीं बन रही है, लोग बहुत खामियाँ निकालने लगते हैं। लेकिन कई बार सेपरेशन भी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, ठीक है, कोर्ट केसेस हो गए, कई बार हाथापाई हो गई, तो कई बार शादी ही नहीं हुई, या बहुत लंबे टाइम तक का सेपरेशन हो गया, 5 साल, 7 साल, कोई विदेश चला गया, कोई यहीं पे रह गया। तो ये चीज़ें हमें नक्षत्रों से ईज़िली पता चल जाएँगी। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ देखनी है। पहला तो आपका मून साइन, मून का नक्षत्र या जन्म नक्षत्र, दोनों सेम चीज़ें हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा, आपका 7th हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा हो, अगर वो हो सकता है 7th हाउस का लॉर्ड पुनर्वसु में बैठा हो, अश्लेषा में बैठा हो, विशाखा, मूला या धनिष्ठा, इनमें से किसी में बैठा हो। तो अगर इनमें बैठा हो, तो भी शादी में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बता देता हूँ। नक्षत्रों का डिवीज़न कैसे होता है, और आपको डिग्रीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? अब जो भी नया पढ़ रहा है, उसको डिग्री का उतना ध्यान तो रहेगा नहीं, तो आप सिंपली सॉफ्टवेयर में जाके उस प्लैनेट का नक्षत्र देख लीजिएगा, आपको हर सॉफ्टवेयर में ईज़िली मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि राशि और नक्षत्रों में क्या डिफ़रेंस होता है। देखो, ये एरीज़ राशि है, ठीक है? सपोज़ मैंने बॉक्स बना दिया है राशि के रूप में, तो ये आपकी 30 डिग्रीज़ की होती है, ठीक है? आपकी एरीज़ राशि 30 डिग्री, हर राशि लगभग 30 डिग्रीज़ की आती है। कभी-कभी आगे-पीछे हो सकती है, थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है, ठीक है? वो कैलकुलेटिव पार्ट है, उस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। अभी आप ये देखिए कि 30 डिग्रीज़ की राशि होती है एरीज़। मैंने सिर्फ 3 लिखी है, एरीज़, टॉरस और जेमिनी। मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, ठीक है? अब ये 30 डिग्रीज़ की राशि में
3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि अभी नक्षत्रों के पद आएंगे, चरण आएंगे, क्योंकि जो मैं आपको प्रेडिक्शंस बताऊंगा वो हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। एक पर्टिकुलर नक्षत्र पे, उसके एक पर्टिकुलर चरण पे या पार्ट पे ही वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि एक राशि है 30 डिग्रीज की, ठीक है, उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, ठीक है। नक्षत्र की वैल्यू होती है, एक नक्षत्र की वैल्यू होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक नक्षत्र की वैल्यू होती है 13 डिग्री 20 मिनट की, ठीक है। हर नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं, इसको 4 पार्ट्स में ऐसे बांट देता हूँ मैं, ठीक है। ये पूरा 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है, इसके 4 पार्ट है, तो एक पार्ट की वैल्यू होती है 3 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक पार्ट, फिर 3 डिग्री 20 मिनट का दूसरा पार्ट, फिर 3 डिग्री 20 मिनट का तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट। तो इसको एस्ट्रोलॉजी में चरण बोलते हैं या फिर पद बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, पद, PADA, और चरण, ठीक है। तो हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, हर नक्षत्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक पार्ट 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, ठीक है। और एक राशि में 3 ही नक्षत्र होते हैं, 3 से ज्यादा नक्षत्र नहीं होते, और 3 नक्षत्र भी पूरे नहीं होते, एक नक्षत्र या 2 नक्षत्र उसमें से बट जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, एरीज राशि है, इसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? इसमें आते हैं अश्विनी, ठीक है, अश्विनी, फिर भरणी, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ठीक है। ये 3 नक्षत्र इसमें आ गए। फिर अब ये क्या होगा ना, ये 30 डिग्री है, तो जब आप यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करोगे इसको भी मिटा देता हूँ। जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक नक्षत्र आपका 13 डिग्री 20 मिनट्स का, ठीक है, दूसरा नक्षत्र भी आपका 13 डिग्री 20 मिनट्स का, तीसरा नक्षत्र की जो वैल्यू आएगी वो 3 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। तो इसको जब आप पूरा करोगे ना तो ये 30 मिनट्स में बदल जाएगा, 30 डिग्रीज में, सॉरी 30 डिग्रीज में बदल जाएगा। 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्रीज 20 मिनट, 13 13 13 20 13 20 26 40 और 3 20 हो गया, टोटल मिला के 30 डिग्री। तो आप देखोगे कि एक नक्षत्र पूरा आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था नक्षत्र की वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा नक्षत्र भी पूरा आया, लेकिन जो तीसरा नक्षत्र है वो उसका एक ही सेक्टर आया। जैसे अभी मैंने बोला था ना 4 पार्ट होते हैं, हर पार्ट 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो उसका एक ही सेक्टर आया 3 डिग्री 20 मिनट। तो जैसे ये ना अश्विनी है, तो अश्विनी यहाँ पे पूरा आ जाएगा एरीज राशि में। फिर भरणी है, भरणी भी पूरा आ जाएगा एरीज राशि में, तो ये 13 डिग्री 20 मिनट, ये भी 13 डिग्री 20 मिनट। और जब कृतिका आएगा तो कृतिका सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट का आएगा। तो टोटल मिला के एरीज राशि पूरी हो जाएगी। मतलब हमारे एरीज राशि के अंदर 3 नक्षत्र हैं, पहला है अश्विनी, दूसरा है भरणी, तीसरा है कृतिका। अश्विनी नक्षत्र पूरा है जिसकी पूरी वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट है, भरणी नक्षत्र भी पूरा है जिसकी पूरी वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट है, लेकिन कृतिका नक्षत्र का सिर्फ पहला ही पद आ पाया है या पहला ही चरण आ पाया है जो 13 डिग्री 20 मिनट का है, ठीक है। और ये 13 जो 3 डिग्री 20 मिनट का है, सॉरी, और 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट हो गए, 30 डिग्री कंप्लीट हो गया, हमारी एरीज राशि खत्म हो गई, ठीक है। एरीज राशि खत्म होने के बाद अभी कृतिका के जो बाकी बचे हुए चरण है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो कृतिका का कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, फिर उसके बाद रोहिणी आ जाएगा, फिर उसके बाद मृगशिरा आ जाएगा, ठीक है। तो 3 नक्षत्र इसमें आ जाएंगे। कृतिका का एक पार्ट, मैंने बोला था कि 4 पार्ट होते हैं 3 डिग्री 20 मिनट के, तो एक पार्ट हमने इसको दे दिया, ठीक है। ये ऐसा पार्टीशन इसलिए हुआ है ना क्योंकि राशियां तो हमारे पास सिर्फ 12 ही है, नक्षत्र हमारे पास 27 है, तो उन 27 को इक्वली बांटने के लिए इनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से इस तरह से सब जगह एडजस्ट किया गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, तो कुछ पद, 3 पद कृतिका के, 4 इसके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य, ठीक है। 3 नक्षत्र इसमें आ जाएंगे। अब ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया था
देखो एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आई हो और इसको अभी बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के या तो मतलब अगर आपको पहले से आता है तो समझ सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा इसको बताने का मकसद सिर्फ़ इतना था, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि मैं बताना चाहता था कि एक राशि को एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है? और हर नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं बस। बेसिकली मेरा बताने का इतना मतलब था कि एक हमारा जो नक्षत्र होता है, उसके 4 चरण होते हैं। अब ये 4 चरण सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि इन चारों चरणों के हिसाब से ही पता चलेगा कि किस व्यक्ति की लाइफ में नक्षत्रों की वजह से कितना ज़्यादा दुःख आएगा या उसकी जो मैरिज लाइफ है वो कितनी ज़्यादा खराब होगी, ठीक है? ये चरण ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये ही चरण आपका नवमांश बनाते हैं, ठीक है? इसी पे नवमांश बनता है। जो शादी वाला चार्ट बनता है ना D9 चार्ट, नवमांश चार्ट वो इसी पे बनता है, इसीलिए ये चरण बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पूरा एस्ट्रोलॉजी पूरा मैथमेटिकल है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिएगा, ठीक है? होपफुली आपको ये स्क्रीन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कि कौन से नक्षत्र परेशान करते हैं, उनका कौन सा चरण परेशान करता है और क्यों करता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो पहला हमारा नक्षत्र है पुनर्वसु, ठीक है? पुनर्वसु की जो देवी होती है, अच्छा पुनर्वसु फॉल कहाँ पे करता है? पुनर्वसु मिथुन राशि में, जेमिनी राशि में फॉल करता है और कैंसर राशि में फॉल करता है, ठीक है? 2 राशियों में फॉल करता है। रीज़न आपको पता चल गया जो मैंने बताया था कि नक्षत्र डिवाइड हो जाते हैं बिकॉज़ उनकी संख्या 27 है और राशियों की संख्या 12 है, तो उस हिसाब से कुछ काफ़ी नक्षत्र जो होते हैं उनके कुछ पार्ट एक राशि में, कुछ पार्ट दूसरी राशि में होते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र जेमिनी राशि में है और साथ में कैंसर राशि में है। तो जेमिनी में 20 डिग्री से 30 डिग्री का है, ठीक है? तो मान लो किसी जेमिनी राशि कौन-सी होती है? 3 नंबर होती है, ठीक है? मिथुन राशि। अब किसी का चंद्रमा मिथुन राशि में है और वो 24 डिग्रीज़ पे है, ठीक है? मिथुन राशि का ये पार्ट 20 डिग्री से 30 डिग्रीज़ का लेकर ये पुनर्वसु नक्षत्र में है। इसका मतलब अगर किसी का चंद्रमा 24 डिग्री का मिथुन राशि में है तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में फॉल करेगा, ठीक है? मतलब कि आपका जन्म नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु है, ठीक है? सेम चीज़ कैंसर साइन में पुनर्वसु नक्षत्र फॉल करता है 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक, ठीक है? मतलब अगर आपका चंद्रमा कैंसर के साइन में है और उसकी डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक कुछ भी है, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 डिग्री ले ली है, तो इसका मतलब कि आपकी राशि कैंसर होगी, लेकिन आपका नक्षत्र पुनर्वसु होगा, ठीक है? अगर मान लो किसी और का भी चार्ट है और किसी भी और का चार्ट है तो उसका जेमिनी में चंद्रमा है और 21 डिग्री पे है, तो इन दोनों ही केसेस में इन दोनों के नक्षत्र पुनर्वसु होंगे, लेकिन एक की राशि मिथुन राशि होगी और एक की राशि कर्क राशि होगी, ठीक है? इसका नाड़ी दोष में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है पदों का, चरण का, ठीक है? उसकी वजह से नाड़ी दोष कट जाता है। खैर तो पुनर्वसु नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है या 7th हाउस का लॉर्ड भी अगर पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो वहां भी इफेक्ट आएगा। ये भी चीज मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो 7th हाउस का लॉर्ड ये आपका 7th हाउस है, ठीक है? मान लो यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? तो टॉरस का लॉर्ड हो जाता है वीनस। वीनस आपका यहाँ पे बैठा हुआ है कैंसर साइन में 2 डिग्रीज में, ठीक है? तो अब हमें पता है कि कैंसर साइन में 2 डिग्रीज आपकी फॉल करती है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में, यानी कि आपका पुनर्वसु नक्षत्र बनता है। यानी कि आपका जो शादी का लॉर्ड है वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है? एक टॉरस का कोई भी यहाँ पे ग्रह हो सकता है, जैसे कि मान लो हम लोग 9 नंबर ले लेते हैं, ठीक है? तो 9 नंबर आएगा, इसका लॉर्ड क्या हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा, ठीक है? और 3 नंबर यहाँ पे आ गया, 4 नंबर यहाँ पे आ गया, मतलब कि जेमिनी राशि यहाँ पे आ गई, कर्क राशि यहाँ पे आ गई। अब यहाँ का लॉर्ड जुपिटर कर्क राशि में जाके एग्जॉल्टेड हो गया, उच्च का जुपिटर हो गया, लेकिन ये पुनर्वसु नक्षत्र में आ गया। सपोज 1 डिग्री का जुपिटर है, अब 1 डिग्री भी हमारी पुनर्वसु नक्षत्र के जो हमारी डिग्री का स्पैन है उसमें फॉल करती है, ठीक है? तो अब देखने में तो बहुत अच्छा है, जुपिटर कर्क राशि का यहाँ पे आ गया, लेकिन ये शादी टूटने की संभावना बना देता है, ठीक है? होने को तो बृहस्पति उच्च का है, लेकिन शादी टूटने की संभावना बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसका नक्षत्र ऐसा है जो शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है? अब पुनर्वसु नक्षत्र शादी में क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है और किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है? देखो पुनर्वसु नक्षत्र की जो डीएटी है, पुनर्वसु नक्षत्र की जो देवी है वो देवी अदिति है। अदिति को देवताओं की देवी माना गया था,
अब ऋषि जो थे ना, ऋषि कश्यप थे, तो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियाँ थी, एक थी देवी अदिति और एक थी देवी दिति, ठीक है? तो दिति से जो राक्षस कुल थे उनका जन्म हुआ, अदिति से जो देवताओं के कुल थे उनका जन्म हुआ। अदिति के ही पुत्र थे आदित्य, यानी कि हमारे सूर्य भगवान, ठीक है? बिकॉज़ नक्षत्रों की स्टोरी जो है उसमें आपके ये चीज़ आ रही है कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियाँ थी, जिसमें से एक का दानव का जन्म हुआ, एक का देवताओं का जन्म हुआ और उनके बीच में क्लैशेस हुआ। तो जिनका भी पुनर्वसु नक्षत्र होता है, उनका जो भी साथी होता है, ठीक है? जैसे मेरा सपोज़ अगर पुनर्वसु नक्षत्र होगा, तो जो मेरा साथी होगा, उसके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होने की संभावना होगी, इसी वजह से शादी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है? तो पुनर्वसु नक्षत्र का क्या फल होगा? जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑफ 2 रिलेशंस। जिस भी व्यक्ति का पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होगा, तो उसके पार्टनर के एक से ज़्यादा जगह संबंध होने की वजह से शादी में प्रॉब्लम आएगी, घर में झगड़े वगैरह क्रिएट हो जाएँगे और शादी टूटने की बात भी आ सकती है। अब देखो झगड़े वगैरह क्रिएट होंगे या टूटने की बात क्रिएट होगी, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा मेजरली जो है वो प्लैनेट से बुरे ग्रहों से घिरा हुआ है, ठीक है? लेकिन झगड़े होंगे एक दूसरे के कई ऐसी बात कई बार बाहर निकल के आ जाती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा पहले ऐसा अफेयर था, तुम उससे भी बात भी करते हो और दूसरा आपका व्यक्ति बोला नहीं हम ऐसे फ्रेंड की तरह बात करते हैं, ठीक है? तो उस तरह की कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाएँगी, तो एक को जेलसी क्रिएट होगी, फिर मन में डाउट क्रिएट होगा, लोग लड़ने भी लगेंगे, बार-बार नज़र रखेंगे, तो ये चीज़ें फिर डाइवोर्स की तरफ इंडिकेट करने लग जाती हैं। तो पहला नक्षत्र आपका हमारा है पुनर्वसु। दूसरा नक्षत्र दूसरा नक्षत्र है हमारा अश्लेषा, ठीक है? अश्लेषा नक्षत्र में क्या होता है? अश्लेषा नक्षत्र में पद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र फॉल करता है कर्क राशि में, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना, अश्लेषा नक्षत्र कैंसर साइन में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का होता है। तो ये पूरी कर्क राशि आती है, कर्क राशि जल तत्व की है, ठीक है? कर्क के बाद कौन सी राशि आती है? कर्क के बाद आती है सिंह राशि, लियो राशि, ठीक है? लियो राशि अग्नि तत्व की है। तो ये वाटर साइन, ये फायर साइन, ठीक है? अब कर्क राशि जब जब ये नक्षत्र स्टार्ट होगा तो उसका पहला पद होगा, पहला चरण होगा, फिर दूसरा चरण होगा, तीसरा चरण होगा, चौथा चरण। जैसे ही चौथा चरण शुरू होगा, आपका सिंह राशि स्टार्ट हो जाएगी और फायर स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है? तो ये बात मैंने इसलिए समझाई क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में जो इसको बोलते हैं गंडमूल, ठीक है? गंडमूल, गंडमूल मतलब किसी भी चीज़ के कंजंक्शन में होना, ठीक है? एक चीज़ खत्म हो रही है, दूसरी चीज़ शुरू हो रही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ खत्म हो रही है? यहाँ पे पानी खत्म हो रहा है और आग शुरू हो रहा है। तो जो हमारे अश्लेषा नक्षत्र की क्वालिटी है, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट करेगी जब किसी व्यक्ति का अश्लेषा नक्षत्र का चौथा चरण होगा, 4th चरण, ठीक है? पहले चरण में कम दिखेगा, दूसरे चरण में उससे ज़्यादा दिखेगा, तीसरे चरण में उससे ज़्यादा दिखेगा और चौथे चरण में सबसे हाई क्वालिटी होगी। होगा क्या? प्रॉब्लम विद मदर इन लॉ, ठीक है? आपकी जो भी सासू माँ होगी उनसे आपकी नहीं बनेगी, किसी ना किसी वजह से लड़ाई हो जाएगी और उसकी वजह से रिश्तों में दरार भी आ जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी की माँ ओवर डोमिनेट करने लगती है अपने बेटे को, वो अपनी बहू से कहती है ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, यहाँ मत करो, तुम जब से आई हो तब से मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, ऐसे-ऐसे करके, तो सास से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कई बार लड़कों का भी ऐसा होता है कि अपनी पत्नी की बात जो उसकी पत्नी होती है, वो पत्नी अपनी माँ की बात बहुत मानती है, तो पति कहता है हर बार तुम अपने माँ ही के हिसाब से सब कुछ चला रही हो, ठीक है? अब तुम्हारा क्या कहते हैं यहाँ का भी हिसाब देखना होता है, तो इस वजह से जो है शादियों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अश्लेषा नक्षत्र आपका कर्क राशि में होगा और स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र का जो चौथा चरण है वो, ठीक है? तो मान लो किसी का चंद्रमा कर्क राशि में है और इसका मतलब है कि वो अश्लेषा नक्षत्र में भी आ सकता है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में आ सकता है इसलिए मैंने बोला क्योंकि कर्क राशि में 3 नक्षत्र होंगे ना, जैसे हर राशि में 3 नक्षत्र हैं, तो आपको अश्लेषा वाला देखना है, यानी कि 16 डिग्री 40 मिनट के बाद से अगर कोई ग्रह कर्क राशि में होता है 30 डिग्री तक, 16 डिग्री 40 मिनट के बाद से 30 डिग्री इसके बीच में फॉल करता है, वो आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, तो आपको अश्लेषा नक्षत्र मिलेगा।
ठीक है? और ये जो चरण है ना, ये भी सॉफ्टवेयर में लिखे रहते हैं। देखो हमें तो पता है कि पहला चरण जो होगा वो 16 डिग्री 40 मिनट से होगा 20 डिग्री तक, ठीक है? पहला चरण। उसके बाद दूसरा चरण जो होगा वो 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है, दूसरा चरण। तीसरा चरण जो होगा वो 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। और जो चौथा चरण होता है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, वो 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है। मतलब अगर किसी का चंद्रमा कर्क राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में होगा, तो फिर ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा उसकी शादी के लिए, उसके साथ से फिर रिश्ते खराब ही होंगे, ठीक है? वैसे भी अश्लेषा नक्षत्र के जो देवता होते हैं ना, वो सर्प होते हैं, ठीक है? तो कई बार रिश्तों में विषैलापन आ जाता है, ठीक है? तो ये हमारा दूसरा नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, जिसकी वजह से शादी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हमारा तीसरा नक्षत्र है, वो है विशाखा। विशाखा विशाखा नक्षत्र, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिब्रा साइन से लेकर स्कॉर्पियो साइन तक पड़ेगा। और लिब्रा साइन में 20 डिग्री से 30 डिग्री लिब्रा, या फिर स्कॉर्पियो साइन में 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक पड़ेगा। विशाखा नक्षत्र की जो डेटी होती है, जो भगवान होते हैं, वो इंद्र होते हैं प्लस अग्नि देवता होते हैं। इंद्र देवता होने की वजह से अहंकार के इशू आते हैं, अग्नि देवता होने की वजह से बहुत ज़्यादा डोमिनेशन आता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम विद यंगर वंस, ठीक है? अपने से जो छोटा होता है शादी में, जैसे आपने किसी से शादी की, उनका जो भी छोटा होगा भाई बहन, उससे समस्या आती है। अगर छोटा नहीं भी होता है तो भी मिस्टेक्स और इनएबिलिटीज के पीछे ये लोग काफ़ी ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि विशाखा नक्षत्र का नेचर होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा परफेक्टली करना, ठीक है? वो हर चीज़ को बहुत परफेक्ट करते हैं। और विशाखा नक्षत्र वाले ज़्यादातर आपको होटल इंडस्ट्री में मिल जाएंगे, ठीक है? या फिर मैनेजमेंट के अच्छी पोस्टों में मिल जाएंगे, जिनको अगर 12 बजे 12 बजे कोई काम होना है तो वो 12 ही बजे होना है। 12 बज के 5 मिनट हो गया तो फिर ये आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देंगे। अग्नि अग्नि भी है ना इनके पास, इंद्र और अग्नि अग्नि भी है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा फिर गलतियाँ बार-बार निकालने लग जाएँगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली काम करते हैं और इनको जल्दी कोई काम पसंद भी नहीं आता और अपने हिसाब से भी चलाते हैं, ठीक है? क्योंकि इंद्र है तो उनके अंदर वो गॉडली, वो डोमिनेशन, वो पद का जो महत्व, पद का महत्व क्या कहो कि पद का जो उनके अंदर ईगो आ जाता है ना, वो भी रहता है कि भैया हम तो इंद्र देवता हैं, मतलब हम इंद्र के या ऊँचे पद पे हैं। तो उसकी वजह से ये तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, तुमने टाइमली काम नहीं किया, आज यहाँ जाना था वहाँ नहीं गया, ऐसे-ऐसे करके और बहुत ज़्यादा खामियाँ खोजते रहते हैं, ठीक है? उसकी वजह से विशाखा नक्षत्र वालों के अंदर विशाखा नक्षत्र वालों के शादी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है? तो इसमें अगर छोटे से मतलब कोई ऐसे घर में शादी करने से बचना चाहिए कि जहाँ पे कोई छोटा हो। देखो लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हाथ में तो होता नहीं है कि आप ज़बरदस्ती ऐसा ही घर चुन लो। वहाँ जो वो उसमें तो ऐसा सीन है कि जहाँ पे आपकी शादी होनी होगी और वहाँ का छोटा भाई या बहन होना होगा और आपकी उससे लड़ाई होनी होगी तो वो होगी ही, ठीक है? तो विशाखा नक्षत्र वालों को थोड़ा-सा अपना इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ़ वो ही नहीं है, बाकी और भी लोग हैं दुनिया में। ये लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाते हैं कई बार। फिर हमारा चौथा नक्षत्र है मूला नक्षत्र। तो मूला नक्षत्र हमारा फॉल करता है धनु राशि में, ठीक है? धनु राशि में 0 डिग्री 13 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक फॉल करता है। 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक सजिटेरियस के साइन में, यानी कि धनु राशि में, 9 नंबर राशि में, ठीक है? तो मूला नक्षत्र बहुत खराब माना जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था जब पिछले नक्षत्र में ये वाले नक्षत्र में जब हम लोग डील कर रहे थे, अश्लेषा नक्षत्र का आखिरी चरण सबसे खतरनाक होता है, वैसे ही मूला नक्षत्र का पहला चरण सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है? इसका जो पहला चरण होगा वो सबसे ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि देखो मूला नक्षत्र पड़ कहाँ पे रहा है? मूला नक्षत्र पड़ रहा है सजिटेरियस के साइन में, ठीक है? सजिटेरियस क्या होता है? फायर, अग्नि तत्व की राशि है ना। सजिटेरियस से ठीक पहले वाली कौन-सी आती है? स्कॉर्पियो, ठीक है? तो जब स्कॉर्पियो का ये चौथा खत्म होगा, तो यहाँ से मूला नक्षत्र का अग्नि राशि का पहला शुरू होगा। तो जल तत्व की राशि का आखिरी और अग्नि राशि का पहला, ये दोनों ही गंडमूल में काउंट होते हैं। गंडमूल, गंडमूल मतलब कंजंक्शन, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब अब आप एक पैर इधर रख के एक खड़े हो जाओ गाड़ी में, एक पैर इधर रख के खड़े हो जाओ, तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है? आप कुर्सी में बैठे हो, वैसे बच्चे बैठते नहीं है दोस्त, या कभी पार्टी-वार्टी होती है, कुर्सी में जगह नहीं होती, आधा उस कुर्सी में टिका लिया, आधा उस कुर्सी में टिका के बैठ गए। तो वैसे जब कुर्सी में बैठ जाते हैं, तो भी दिक्कत होती है ना, तो हमेशा
जब भी कहीं पे गंडमूल वाली समस्या आती है, मतलब कि कंजंक्शन का बर्थ हो जाता है, तो दिक्कत होती है। अब वो हर जगह होती है, सिर्फ नक्षत्रों में नहीं, वो राशियों के पदों मतलब नक्षत्रों के पदों में, इवन आपके पर्व में होती है। जैसे अमावस्या को हो गया, ठीक है, बॉर्न हो गया, वो भी तो कंजंक्शन है। संक्रांति के दिन बॉर्न हो गया, ठीक है। संक्रांति क्या होता है, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। एक राशि से वो निकल रहा होता है, दूसरी में एंटर कर रहा होता है। तो जहाँ पे भी एक चीज़ खत्म होगी, दूसरी आएगी, वहाँ पे गंडमूल उसे मानेंगे, ठीक है। तो मूला नक्षत्र का पहला मतलब कि मूला नक्षत्र में अगर कोई सजिटेरियस के साइन में पैदा हुआ है, कहीं भी सजिटेरियस का साइन हो और चंद्रमा उसमें हो, तो चंद्रमा की डिग्री अगर देखना है, वो अगर स्पेशली 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक है, तो बहुत डेंजरस है, ठीक है। ये तो पिता के लिए बहुत डेंजरस होता है। आपने कहीं सुना होगा मूला मूला नक्षत्र की शांति कराते हैं, क्योंकि ये शादी से पहले पिता के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और शादी के बाद फादर इन लॉ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ठीक है। जो ससुर होते हैं उनके लिए, तो उनके साथ संबंध फिर अच्छे नहीं रहते, कई बार मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। तो मूला नक्षत्र में ये क्वालिटीज़ आती है। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा ग्रह मूला नक्षत्र में आ जाए ना, तो भैया मूला नक्षत्र का साइन जानते हो ना आप क्या होता है, ठीक है। साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साइन आप हमेशा ध्यान रखा करिए। मूला नक्षत्र का साइन होता है वॉरियर का। जैसे जिन लोगों ने भी नार्निया देखी होगी, तो उसमें घोड़ा होता है, ठीक है। तो जो घोड़ा, आधा घोड़ा होता है, घोड़े के आधा मतलब इसके सिर्फ पैर होते हैं, ठीक है। मैंने तो पूरा बना दिया। घोड़े के सिर्फ पैर होते हैं, ठीक है। ऊपर से ये इंसान होता है, ठीक है। और इसके हाथ में धनुष होता है और तीर होता है, ठीक है। तो ये मूला नक्षत्र का सिंबल होता है। तो ये वॉरियर को दिखाता है, ठीक है। जल्दी झुकते नहीं है ये लोग किसी के सामने, और लड़ने पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन शो करते हैं। जैसे वॉरियर होता है ना, एक सेनापति आगे जाके लड़ता है, उसको सब चीज़ सँभाल ले, वैसे ही मूला नक्षत्र वाले। तो अगर बहुत ज़्यादा ग्रह भी मूला नक्षत्र में हो, तो भी इनकी शादी में प्रॉब्लम आती है। तब तो इस केस में क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा ओवर डोमिनेट करते हैं ना, कई कभार इनकी शादी नहीं भी होती है, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा पसंद का चाहिए होता है कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा लड़ाकू होते हैं, डोमिनेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उस केस में बताया जब बहुत ज़्यादा नक्षत्र हो, ठीक है। मान लो 9 नंबर यहाँ पे है, अब आपका मंगल भी यहाँ पे है, बृहस्पति भी यहाँ पे है, चंद्रमा भी यहाँ पे है, शनि भी यहाँ पे है, एक से ज़्यादा ग्रह, 3-4 ग्रह एकदम हो गए, तो मूला नक्षत्र की क्वालिटी जो है वो पूरे आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो आपको फिर शादी में प्रॉब्लम होगी, स्पेशली फादर इन लॉ से। और मूला नक्षत्र की जो डेटी होती है, वो निरुक्ति होती है, ठीक है। निरुक्ति, कहीं पे इनको निरुक्ति लिखा रहता है, कहीं पे नृत्ति लिखा रहता है। तो इनका मतलब होता है गॉड ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। ये गॉडेस, सॉरी, गॉडेस ऑफ डिसोल्यूशन, देवी का स्वरूप होती है, गॉडेस ऑफ डिसोल्यूशन और गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये तबाही की देवी होती है। लेकिन जब भी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसको अच्छे सेंस में भी लिया जाता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ तबाह होती है, उसके बाद नई चीज़ क्रिएट होती है। तो ये इंटरप्रिटेशन में ऐसे यूज़ में आता है कि जब भी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी आपदा या कोई संकट आ जाता है, या कोई बहुत डिस्ट्रैक्शन या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसके बाद किसी नई चीज़ का उत्पादन या प्रोडक्टिविटी, कोई नया आपका समय चालू होता है। तो उसके लिए फिर ये गॉड रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इनको बोलते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या डिसोल्यूशन, और निरुक्ति इनका नाम है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लास्ट नक्षत्र है, वो है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। धनिष्ठा नक्षत्र फॉल करता है कैप्रिकॉन साइन में, यानी कि मकर राशि में, और उसके बाद ये फॉल करता है एक्वेरियस साइन में, यानी कि कुंभ राशि में। तो इन दोनों राशियों में फॉल करता है। डिग्रीज मैंने यहाँ लिख रखी है, 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक, 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक ये मकर राशि में रहता है, और 0 से 6 डिग्री 40 मिनट तक ये कुंभ राशि में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसके पद अलग से लिखे हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, धनिष्ठा नक्षत्र का जो पहला पद होता है, मैंने अभी 4 पद पढ़ाए थे, तो इसका जो पहला पद होता है, उसकी वो लगन चार्ट में कैप्रिकॉन में, और नववान चार्ट में उसको लियो राशि मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि नक्षत्रों के पदों के हिसाब से ही आपको नववांश चार्ट बनता है, ठीक है। तो नववांश चार्ट में उसको लियो राशि मिलती है। तो देखो, D1 चार्ट में मकर राशि होने की वजह से शनि का प्रभाव, और नववांश चार्ट में जो भी आपका D9 चार्ट होगा शादी वाला, उसमें ये लियो साइन में फॉल करता है। तो लियो साइन में फॉल करने की वजह से सूर्य का प्रभाव, तो सूर्य और शनि आपस में शत्रु है, ठीक है। उसके बाद इसकी वजह से अहंकार भी आया था, तो अहंकार की वजह से फिर शादी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
जो भी धनिष्ठा नक्षत्र के फर्स्ट पद में पैदा होगा। जो धनिष्ठा नक्षत्र के सेकंड पद में पैदा होगा उसके साथ कैसे दिक्कत आएगी? अब देखो सेकंड पद अगेन कैप्रिकॉर्न साइन में है, ठीक है? सेकंड पद है जो वो कैप्रिकॉर्न साइन में है और यहाँ पे उसको जो नवमांश में राशि मिलेगी वो मिलेगी वर्गो राशि, ठीक है? वर्गो मतलब कन्या राशि। तो शनि राशि ड्राई होती है, रूखी-सूखी राशि मानी जाती है। वर्गो राशि भी नपुंसक राशि की कैटेगरी में आ जाती है क्योंकि मरकरी की राशि है जो कि कुमार होता है और ये वृद्ध होता है। तो कई बार नपुंसकता जैसी चीज़ों की वजह से शादी में प्रॉब्लम क्रिएट आती है कि फर्टिलिटी डाउन हो गई या फर्टिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसकी वजह से घर में कलेश हो गया कि बच्चे को जन्म नहीं दे पाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, किसी की भी समस्या आ जाती है, ठीक है? अब इसका जो तीसरा पद है वो अच्छा है क्योंकि तीसरे पद में इसका एक्वेरियस साइन है जो शनि की राशि है और दूसरा वीनस है, लिब्रा साइन है जो वीनस की राशि है। तो शनि और वीनस आपस में मित्र होते हैं, शुक्र और शनि, और वैसे भी वीनस का लिब्रा साइन है तो वो शादी के लिए अच्छा। ये पद फिर भी बेटर है, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको शुरू में पद और चरण वगैरह बताए थे क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, अब आप परेशान हो गए, ठीक है? लेकिन आपकी लाइफ में वैसा नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आपका थर्ड चरण हो, तो आपकी लाइफ में वैसा नहीं होगा, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला था कि चरण जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रीज़न है कि नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसपे जो पर्टिकुलर पद होते हैं ना, वो सीधे नवमांश से कनेक्टेड होते हैं और आप सभी को पता है नवमांश हमारे भाग्य का चार्ट होता है, ठीक है? तो जो वहाँ पे फिक्स होता है वो फिक्स हो जाता है फिर। उसके बाद जो इसका सबसे डिस्ट्रक्टिव पद है, वो है लास्ट वाला, ठीक है? पद 4 या चरण 4, फोर्थ जो है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका शनि का है, एक्वेरियस साइन, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि आ जाती है नवमांश पे। तो D9 चार्ट में स्कॉर्पियो, अब स्कॉर्पियो राशि में कुछ भी जाता है ना, उसके जीवन में उतार-चढ़ाव ना आए तो ऐसा संभव नहीं है। चाहे आप स्कॉर्पियो लगन को देख लो, वृश्चिक लगन वालों के जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं। चाहे आप स्कॉर्पियो राशि को देख लो, उनके जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं। चाहे आपका शुक्र स्कॉर्पियो में तब भी उतार-चढ़ाव आएँगे। चाहे आपके सप्तम भाव में स्कॉर्पियो राशि हो तब भी उतार-चढ़ाव आएँगे। चाहे आपका इस तरीके से D9 चार्ट में आपके जो स्कॉर्पियो राशि आ गई है तो भी आपके शादी में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आएँगे। और ये देखो वीनस सॉरी सैटर्न का जो एक्वेरियस साइन है ये भी शापित माना जाता है क्योंकि इसका को-रूलर राहु होता है। ये भी शापित माना जाता है स्कॉर्पियो क्योंकि इसका को-रूलर केतु होता है। तो जहाँ राहु और केतु आ गए, वहाँ आपको प्रारब्ध से ऐसी पत्नी या ऐसा पति मिलेगा जिसकी वजह से आपकी शादी में कई बार समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी। जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रभु श्री राम की कुंडली क्योंकि उनके धनिष्ठा नक्षत्र सप्तम भाव में शादी के भाव में फॉल करता है। ये प्रभु श्री राम की कुंडली है। ये कंट्रोवर्शियल कुंडली है क्योंकि कुछ कुंडलियों में सूर्य यहाँ पे होता है, ठीक है? लेकिन नवमी का बर्थ बताया गया है, तो मैंने सूर्य यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि नवमी का बर्थ होता है तो चंद्रमा उससे लगभग इतना दूर तो होगा ही, ठीक है? यहाँ पे अगर सूर्य आ जाएगा तो नवमी में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो ये खैर इस पे हम नहीं जाते, ये तो कंट्रोवर्शियल है, बट आप बाकी के प्लैनेट्स की पोजीशन सही है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इनका जो कैप्रिकॉर्न साइन है ना, वहाँ पे मंगल उच्च का है, तो बहुत प्रबल मांगलिक योग बनाता है, ठीक है? भगवान की कुंडली में। और दूसरा क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी चंद्रमा और बृहस्पति साथ में होते हैं ना, तो शादियों में दिक्कत होती है, ठीक है? एक तो आपको यहाँ से कुछ नए रूल भी मिल गए कि एक तो चंद्रमा, शनि शादी में दिक्कत क्रिएट करते हैं, ठीक है? बाकी ग्रह छोड़ दो, सिर्फ चंद्रमा और ये सॉरी सिर्फ चंद्रमा बृहस्पति, गलती से मैंने शनि बोल दिया, सिर्फ चंद्रमा बृहस्पति शादी में दिक्कत क्रिएट करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से दिक्कत क्रिएट हो जाती है। उसके बाद मांगलिक दोष है, वो भी शादी में दिक्कत क्रिएट कर देता है। और एक और चीज़ है कि जुपिटर और मार्स अगर एक दूसरे से आमने-सामने हो जाते हैं, तो भी शादी में दिक्कत क्रिएट हो जाती है, ठीक है? तो ये सारी ही चीज़ें इनकी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। इसकी वजह से उनको सीता माता से इतने लंबे टाइम का जो है अलगाव झेलना पड़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र का मार्स होने की वजह से इनको ऐसा झेलना पड़ा था। अभी जो लोग नए-नए होंगे जिनको पता नहीं होगा कि ये कुंडली भगवान की कहाँ से आई, वो तो इतने पहले उनका जन्म हुआ था। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मतलब लिखा क्या है, मैंने यहाँ पे बता रखा है कि वाल्मीकि जी ने डिस्क्राइब किया था बाल कांड में चैप्टर 18 वर्सेस 8 एंड 9 में, ठीक है? तो ये उसका संस्कृत वर्ज़न है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में बताया हुआ है
The verses say that 6 seasons has passed after the ritual when on the 9th day, Navami Tithi of the Chaitra Mantra, under the Punarvasu Nakshatra of which Aditi is the deity, and 5 of the 9 planets were exalted in own sign in their own house. Jupiter and Moon were in ascendant, where Cancer, when Kaushalya gave birth to Rama. ठीक है, भगवान राम। तो यहाँ पे आपको बाल कांड में चैप्टर 18 में वाल्मीकि रामायण में भगवान राम की कुंडली का वर्णन मिलता है। तो उनके जब इस भगवान के जो अवतार है उनको जब दिक्कत होगी, तो हम लोग तो मनुष्य ही हैं, तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो उसकी रेमेडी के तौर पे आप क्या कर सकते हो, जो भी इसके देवी-देवता हैं उनकी आप पूजा कर सकते हो। मंगल वगैरह की स्थिति में आप कुंभ विवाह, प्रतिमा विवाह या मंगल चंडिका स्तोत्र, मंगला गौरी व्रत, ठीक है, पार्वती स्वयंवर स्तोत्र, इन सब का आप पाठ कर सकते हो। बाकी जितने भी प्लैनेट है उनका अलग-अलग तरीके से जो भी उनके भगवान होते हैं उनका हमें पाठ करना चाहिए अगर शादी में प्रॉब्लम आती है तो। जब भगवान को प्रॉब्लम होगी तो इंसान को तो प्रॉब्लम आ ही सकती है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी ग्रुप्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी नॉलेज गेन कर सकें एस्ट्रोलॉजी की। मिलते हैं अब हम लोग किसी दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।